नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी दल हारी हुई बाजी को जीतने के लिए तरह तरह के दांव-पेच आजमा रहे हैं और एक दूसरे को कमजोर करने और अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। यही नहीं, हर दल, हर पार्टी सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है कि उसकी जीत हो और विरोधी की हार हो। अगर राजनीति के नजरिए से देखें और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पता चलता है कि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व है। अगर आपने टाइमिंग को पकड़ना सीख लिया तो आप राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। ठीक वैसे ही कुछ दिनों पहले कांग्रेस महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उत्तर प्रदेश में अपना रंग दिखाने लगे हैं। बसपा के लिए संकट बने सुल्तानपुर के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अब ज्यादा खटकने लगे हैं। यही कारण है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ नारा बुलंद करने वाले चंद्रशेखर जब सड़क पर आए तो पुलिस ने तुरंत चुनाव आयोग का हवाला देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले आई, रावण की तबीयत खराब होने लगी। गंभीर हालत में चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसी मौके की नजाकत को भांपते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मेरठ बगैर सूचना के पहुंच गईं और अस्पताल में जाकर उनका हालचाल लिया। प्रियंका गांधी का पहुंचना था कि मेरठ से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई और मीडिया में जल्दी जल्दी खबरें बाहर होने लगी कि चंद्रशेखर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और तमाम गड़े हुए मुर्दे बाहर निकाले जाने लगे। किसी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि कांग्रेस की नजर दलित वोट पर है, तो किसी का कहना था कि सिर्फ मुलाकात हुई। इसी बीच बसपा सुप्रीमो, जो पहले से ही कांग्रेस से खार खाए हुई हैं, जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह चुकी हैं कि देश में कहीं भी बसपा कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी, और उसके 2 दिन बाद इतना बड़ा झटका देख मायावती अंदर से बौखलाहट में आ गई और उसके बाद बसपा की तरफ से ये खबरें मार्केट में तैरने लगी कि बसपा गठबंधन धर्म को तोड़ते हुए रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवार उतार सकती है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सबक सिखा सकती है। जैसे ही ये खबर आई, राजनीतिक विश्लेषक सारी खबरें छोड़ अब ये अनुमान लगाने लगे कि अगर गठबंधन रायबरेली और अमेठी में अपना उम्मीदवार उतारता है तो क्या हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको 5 साल पहले जाना होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राहुल को अमेठी में घेरने की कवायद की थी, जिसके चलते कांग्रेस को अपना किला बचाने में पसीने छूट गए थे। माना जा रहा है कि सपा बसपा गठबंधन का अब अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए उम्मीदवार न उतारने का मन बदल गया है। अगर गठबंधन ने अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस को अपने गढ़ को बचाने में लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर दलित और ओबीसी समुदाय के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। अमेठी में मुस्लिम मतदाता लगभग 4 लाख के करीब हैं, जबकि रायबरेली में 3 लाख के करीब यादव हैं। विश्लेषकों की माने तो सपा बसपा गठबंधन ने अगर कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का कदम उठाया तो इन वोटरों में बिखराव होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में कांग्रेस की जीत की राह बिगड़ सकती है। मीडिया में आई खबरों की माने तो अगर सपा बसपा ने गठबंधन रायबरेली और अमेठी में किया तो कांग्रेस के लिए ये सीटें बचाना आसान नहीं होगा। दोनों सीटों पर जातीय समीकरण गठबंधन के पक्ष में है। ऐसे में सपा बसपा ने कांग्रेस को इन सीटों पर संजीवनी दी है। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा रायबरेली की 4 सीटें जीतने में सफल रही थी और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। वहीं 2014 की अपेक्षा इस बार बीजेपी रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाने के लिए ललायत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रायबरेली का दौरा किया है। इस दौरान पीएम ने कई विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखाई थी और एक बड़ी रैली को संबोधित भी किया था। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों क्षेत्रों का दौरा करके कांग्रेस नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया था। बीजेपी ने 2019 में रायबरेली और अमेठी में राहुल और सोनिया की घेराबंदी की है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पिछले 5 साल से अमेठी में सक्रिय हैं। वो लगातार अमेठी का दौरा कर रही हैं और स्थानीय मुद्दों को उठाकर कांग्रेस आलाकमान को घेरती रहती हैं। और इसी बीच गठबंधन ने अगर अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार उतार दिया तो दोनों सीटों पर कांग्रेस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती ऐसा करती हैं या नहीं। वैसे मायावती को नजदीक से जानने वाले बताते हैं कि मायावती किसी चीज को ठान ले तो उसे करती जरूर है, और अगर उन्होंने अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार उतार दिए तो कांग्रेस ये दोनों सीटें हार सकती है।
जो लोग बहुजन समाज की तकलीफ महसूस करते हैं वो लोग यहाँ आए। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज हमारे रहबर का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए। पूरे देश से भीम आर्मी के लोग आए और मैं ये भी जानता हूं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो काफिले होते हैं। आप घबराइएगा मत। ये जो हजारों लोगों की भीड़ में देख रहा हूं, ये इतिहास लिखेंगे देश का। आज 15 मार्च है, ऐतिहासिक दिन है, हमारे रहबर का जन्मदिन। और साहब ने कुछ आदर्श स्थापित किए, बड़े गौर से सुनिएगा। मीडिया के बंधु भी यहाँ हैं। 1 वोट 1 नोट, जिसकी जितनी संख्या भारी, ये तो नौजवान सब चीज जानते हैं। और ना बिकने वाला समाज, दुनिया का कोई भी लोभ लालच हमें खरीद नहीं सकता। ऐसा समाज बनाने की परिकल्पना साहब काशीराम ने की। क्या युवा टिकाऊ है? क्या तुम्हें कोई खरीद सकता है? क्या अम्बेडकरवाद झुक सकता है? आज आवाज थोड़ी नरम है और कारण तुम लोग जानते हो, हौसला बड़ा कारण है। साहब काशीराम के बारे में जान लीजिए। गठबंधन कैसे होता, साहब काशीराम ने हमें बताया। मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जैसे राम। 1 वोट से दिल्ली की सरकार कैसे गिराई जाती है, ये साहब ने हमें बताया। वो ऐसे रहबर नहीं कहे जाते, उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया। क्या आज के नेताओं में इतनी हिम्मत है जो कहते कि मेरी सारी संपत्ति समाज की है? क्या है हिम्मत? चलो आपका भाई जवान देता है, चंद्रशेखर के जो नाम संपत्ति सारी समाज की। समाज हित सबसे ऊपर है और सब कुछ उसके बाद है। राजनीति उससे भी परे। साहब काशीराम ने कहा राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति नहीं रुकनी चाहिए। सामाजिक क्रांति होती रहनी चाहिए। सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो 72 साल की लोकतांत्रिक आजादी से हमारा बदलाव नहीं हो पा रहा है। हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ना होगा। अभी मनुवादी सिस्टम बता देता हूं आपको क्या है। मनुवादी सिस्टम 4 ए पे टिका है। असमानता, असत्य, अन्याय और अपमान। ये 4 ए का प्रयोग करके मनुवादी पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। हमें उसे हराना है, बहुजन संरचना बनानी है। तो हमें क्या करना है? हमें भी 4 ए को इंक्लूड करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज, इन 4 ताकतों को वही मार इंक्लूड कर देगी तो समझो आपका राज आ गया है। एक शायरी बहुत मेरे अजीज दोस्त कहते हैं कि राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, हम बहुजनों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम दरिया है, मालूम है हमें उम्र हुनर अपना, जिस ओर बह निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। अगर अभी एक ऐलान करूं कि चलिए पैदल दिल्ली मार्च करते हैं तो दिल्ली जो है कांप रहा होगा थोड़ी देर में। मैं सिर्फ संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा वजूद संविधान से है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं जेल भिजवा दो। ये 21वीं सदी है, जेल से नहीं डरते हम लोग। मनुवादी आंख खोले, मनुवादी आंख खोले। बाबा साहब ने क्या कहा था? 21वीं सदी तो जब सदी हमारी, राज हमारा, काहे को डरना? कुर्बानी तो 2 अप्रैल में भी दिए, लेकिन कुछ लिया है ना, लड़ना पड़ेगा। मैं बार बार आज जो बातें बोल रहा हूं उसे नौजवानों को समझना पड़ेगा। अगर आज चूक हुई तो मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे।